70 साल से लागू 370 हटवा दिया। ये देख रहे 1400 साल पुराना ट्रिपल तलाक। पर एक मुद्दा बचा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं जानना चाहता हूं देश के कानून मंत्री का इस पे क्या कहना है। क्या सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, या साफ साफ बताएं इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा कानून इसमें अलग रहेगा। आपका इसमें क्या विचार है, इस पर कब डिसीजन लेंगे? अभी हम आपका साथ में बोल देंगे कि ये करने वाले हैं तो आग लग जाएगा बाहर में। एक मुद्दा बहुत चल रहा है आजकल, वो है सेम सेक्स मैरिज का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो ऐसा होगा कि जैसे कॉलेज में जाना अलाउड है लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी, सेम सेक्स मैरिज अलाउड है लेकिन शादी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यूपी की जो राज्य सरकार है बड़ी पॉपुलर और बड़ी दबंग सरकार है। अब आप कानून मंत्री हैं, आप बात करते हैं प्रोसीजर की, और वहाँ बात होती है बुलडोजर की। कानून मंत्री इस पर क्या कहना चाहते हैं, बुलडोजर या प्रोसीजर? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जजेस के बीच में नेपोटिज्म है, अपने गांव का जज अपने रिश्तेदार जज लगाना चाहते हैं? आप क्या कहते हैं, कब तक बदलेंगे इस व्यवस्था को आप? मैं पूरा खोल के बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि कानून मंत्री जजेस के ऊपर में अटैक कर रहे हैं। हे नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। वेलकम टू द बड़ा भारत शो, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं। हर बुधवार उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, विभिन्न क्षेत्रों में मिली इनको पहचान है। वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यूनाइटेड नेशंस ने भी इनको डिजास्टर चैंपियन के नाम से बहुत सम्मानित किया। और एक ऐसे छोटा बच्चा जो बहुत रूरल बैकग्राउंड से आया, ना सड़क थी ना बिजली थी, अपनी मेहनत अपनी समझ से दिल्ली के नॉर्थ कैंपस से आगे बढ़ते बढ़ते और एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो संभालने वाली एक ऐसी कहानी, मैदान से मंत्रालय। मैदान मतलब इससे पहले ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, करंट लॉ मिनिस्टर किरण जी। तो किरण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके स्टूडियो में आए और आपसे बात करने का मुझे आज मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। एक मुद्दा बहुत चल रहा है आजकल, वो है सेम सेक्स मैरिज का। 134 देशों ने होमोसेक्सुअलिटी को अग्री कर दिया, हमारे देश ने भी कर दिया, कोई बात नहीं, रिकॉग्नाइज कर दिया। लेकिन केवल 34 ने सेम सेक्स मैरिज को अग्री किया। अब हमारा देश चाह रहा है कि उसको अग्री किया जाए, भाई सैंक्शन उसको दिया जाए। जहां आप ये कहते हैं कि देश के पूरे देश के नागरिकों को प्रभावित करने के बाद आप नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं करे, हमारा काम है, हम पार्लियामेंट में बैठ करके, संसद का काम है, सरकार का काम है। पर बात कुछ ऐसी हो गई, एक पिक्चर थी वीर ज़ारा, तो ये वीर ज़ारा की जगह अब सरेआम जो प्यार कर सकते हैं वो हो गए वीर और वीर। ज़ारा तो चली गई, अब वीर और वीर ही सरेआम प्यार करेंगे। और वीर और वीर, लेकिन शादी से वंचित रह जाती है इनकी तकदीर। अब क्या करेंगे वीर और वीर? मतलब हम तेरे तुम मेरे, पर नहीं ले सकते साथ फेरे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो ऐसा होगा कि जैसे कॉलेज में जाना अलाउड है लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी, सेम सेक्स मैरिज अलाउड है लेकिन शादी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और आपने आज इसको रोका। ऐसा नहीं कि मैं समर्थन करता हूं, पर मेरी इच्छा थी कि मैं प्रश्न जरूर पूछूं, अगर आप इस पर उत्तर देना चाहें। मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सरकार का पक्ष रखा हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश एक परंपरा से कई चीज़ें चल रही हैं। संविधान आए, संविधान के तहत जो भी लोगों को मिलना चाहिए, जो उनका राइट्स है वो मिल रहा है। दो लोगों के बीच में अपना एक संबंध हो सकते हैं, अपना पसंद हो सकते हैं, आप रह सकते हैं, कुछ भी करते हैं, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। सेम सेक्स वाले साथ में रहते हैं, उसको भी हमने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। आप जैसे चाहे अपना व्यवहारिक जीवन बिताए, घूमना चाहे, नाचना गाना खाना पीना कीजिए, मगर शादी सिर्फ दो लोगों का बंधन नहीं है, ये सिस्टम है। हमारा हजारों सालों से एक परंपरा चलते आ रही है और ये हमारा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये कोई 2-4 लोग बैठ कर के निर्णय करने की चीज़ नहीं है। इसलिए हमने शुरू से कहा कि सेम सेक्स मैरिज का कोई रूपरेखा तैयार करना है तो पार्लियामेंट उसका फोरम है, सुप्रीम कोर्ट उस पर तय नहीं कर सकते हैं। हमने क्लियरली कहा है और यही पक्ष हमने रखा है। अब देखते हैं अगर कोर्ट से जो भी आते हैं, हम तो अपना बात को रख चुके हैं और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से मैटर आएंगे
पार्लियामेंट में चर्चा करना, हमने जो देखा करना आपकी सरकार भी बड़ा बेबाकी से काम करती है और अपनी बात को रखती है, और आप भी ऐसा करते हुए दिखते हैं हमको। पहले कानून मंत्री ऐसे कभी नहीं किए जिस तरह से आपने किया। अब आपकी सरकार ने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी स्टेप वो लिए, जैसे 70 साल से लागू 370 हटवा दिया। ये देख रहे 1400 साल पुराना ट्रिपल तलाक हटवा दिया। जब मैंने देखा ये मुझे अविश्वसनीय लगा। पीछे मैंने देखा कि अयोध्या का पुराना विवाद आपने सुलझा दिया। ये सरकार बहुत तेज चलने में बिलीव करती है, पर एक मुद्दा बचा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और बाकी लोग कहते हैं कि भाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एंटी माइनॉरिटी है। मैं जानना चाहता हूं देश के कानून मंत्री का इस पर क्या कहना है। क्या सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, या साफ साफ बताएं, इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा कानून इसमें अलग रहेगा। आपका इसमें क्या विचार है, इस पर कब डिसीजन लेने वाले हैं? हमारा इसमें विचार का बात नहीं है। बहुत ही साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, कई मुद्दे ऐसे हैं देश में जो सरकार चाहे तो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, निर्णायक नेतृत्व चाहिए। वो मोदी जी के बाद में ही हमको देखने को मिला है। अब आपने जो जो नाम लिए हैं, जो जो काम के बारे में बताया, मोदी जी ने सब अपने कार्यकाल में कर चुके हैं, और काम तो भविष्य में चलते रहेंगे। कई काम और करने हैं, उसमें से एक होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मैं इसको यहाँ बैठ करके घोषणा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना आपको बता सकता हूँ कि हमारा जहाँ जहाँ सरकार है, अब उत्तराखंड में उसका कमेटी बन गई है, गुजरात में प्रोसेस शुरू किया है, कर्नाटक में हमने कह चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो करना चाहिए वो कह भी दिया, पहले से हमारा सोच में है और आज आगे बढ़ रहा है। तो आगे का जो सीमा है वो मेरा कोई अनाउंसमेंट से नहीं होगा, वो हमारा सोच जैसे उस हिसाब से जैसे चल रहा है, आपको नतीजा भी समय समय में दिखाई देगा। एक्ट ईस्ट के ऊपर भारत ने काम किया काफ़ी। मैं देख रहा हूँ मणिपुर में इस समय नोनी ब्रिज बन रहा है। मैंने सुना है कि शायद वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसके अलावा अरुणाचल का जो फ्रंटियर हाईवे 2000 किलोमीटर का, उसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट रेलवे कनेक्टिविटी में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कनेक्ट हो सके वहाँ पे। एयर कनेक्टिविटी को आप रिवैम्प कर रहे हैं। और आप इस समय क्या अचीवमेंट देख रहे हैं इस सरकार की नॉर्थ ईस्ट को भारत से कनेक्ट करने के लिए? दो बातें हैं इसमें, एक तो इमोशनल कनेक्ट होते हैं, एक फिजिकल कनेक्ट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो पूर्वोत्तर भारत पूरा 8 राज्यों में जो काम चल रहा है, मैं गिन के बताऊंगा तो कम से कम 5 घंटे लगेंगे। मैं इतना बता दूं आपको, 8 साल, अभी तो 9 साल होने वाले हैं, सारे 8 साल में जो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट, जो पैसा मोदी जी का सरकार ने दिया है, वो पिछले 65 वर्षों में जो मिला है उसके 2 गुना ये पिछले 8.5 साल में मिला है। 65 साल में जो मिला उसका 2 गुना 8.5 साल में, 8.5 साल में इन्वेस्ट हुआ है। जरूर। दूसरा, इमोशनल कनेक्ट। नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली से दूर महसूस होते थे, क्योंकि दिल्ली वाला नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते ही नहीं थे। मोदी जी के आने के बाद दिल्ली से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल से दिल जुड़ गए हैं। इसलिए आज हम मेन स्ट्रीमिंग का बात करता है, नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम में जुड़ा है ऐसा बात करता है। मैं तो यहाँ मानता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट ही मेन स्ट्रीम बन गया है। आज जब भी 2 लोगों का झगड़ा होता है, पहला आदमी जाकर के दूसरे को बोल देता है आई सी यू इन द कोर्ट। सी यू इन द कोर्ट, केस के नाम पर तेरी बीरबल की खिचड़ी पकाऊंगा, इतना कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाएगा कि चप्पल घिसवाऊंगा, समय लग जाता है। इंडिया में आज लगभग 5 करोड़ पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। नीति आयोग बोलता है ये 1 से 1.5% आज हमारे जीडीपी को इम्पैक्ट कर रहा है, और 324 साल लग जाएंगे अगर पेंडिंग केसेस को ख़त्म करना। और आप ही की पार्टी के सनी देओल, वो कितना बोले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आपसे प्रश्न है कि तारीख को क्यों ना कोई नया तरीका दिया जाए और इंसान के रहते, जिंदा रहते ही उसको इंसाफ मिल जाए। आपकी मिनिस्ट्री में किरण जी, आप क्या करना चाहते हैं कि कुछ समाधान निकालें कि सनी देओल कोई दूसरा आके दोबारा ऐसा प्रश्न ना उठाए? जो आप बात कर रहे हैं वो न्याय व्यवस्था की बात है। जिंदगी में किसी को अगर न्याय नहीं मिला तो बहुत अफसोस की बात है, और न्याय देर से मिला तो भी बहुत ही अफसोस की बात है। और कहता है अंग्रेजी में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। समय पे न्याय कैसे मिले ये हमारा प्राथमिकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने सालों लग जाता है।
5 करोड़ केसेस पेंडिंग है आज हमारे देश में। ये एक किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो हमने तेज़ गति से काम शुरू किया है, मैं उसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हमारे जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए जो भी समर्थन सहायता चाहिए वो हम दे रहे हैं। जुडिशरी के माध्यम से जजमेंट देना ये एक प्रक्रिया है। हम डायरेक्ट जजमेंट नहीं देते हैं क्योंकि हम जज नहीं हैं, लेकिन जजों को किस तरीके से जल्दी न्याय दिलाने में जो मदद देना चाहिए वो हम दे रहे हैं। दूसरा बात यह है कि न्यायालय में, किसी भी कोर्ट्स में न्याय जल्दी नहीं मिलता है, ये हमारा सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और हम अभी जुडिशरी के साथ बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के साथ, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट्स के जजेस और लोअर कोर्ट्स के भी हमारे पास सब आते हैं, हम भी जाते हैं, मिलते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूँ, हाई कोर्ट्स में तो विजिट करता ही हूँ फंक्शंस में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमारा तो रोज़ का बातचीत होता ही है। तो ये आम लोगों को न्याय तुरंत कैसे मिले, यानी कि न्याय और आम आदमी के बीच में कोई फासला नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्राथमिकता है। किरण जी, अभी भी ऐसे कुछ केसेस तो वैसे हैं, लगभग 2 लाख केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा पेंडिंग चल रहे हैं। 2 लाख केसेस, प्राण जाए पर जजमेंट ना आए। और यहाँ तक कहते हैं कि 13वीं हो जाती है इंसान की, पर उसको तारीख नहीं मिल पाती है। एक बीरबल भगत थे, 1994 में उनको हत्या के आरोप में लिया, और अब कुछ दिन पहले उनको, आज लगभग 28 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए और देख रहे हैं 30 साल तक जेल में रहे और बेल एक बार भी नहीं मिली, और अब पता चला कि वो निर्दोष थे। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप आज देखेंगे कि दिल्ली सिख राइट थे, या उपहार सिनेमा था, या अयोध्या के वर्डिक्ट थे, या आप ये देखते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, आरुषि का केस, उस पर तो कहीं वेब सीरीज आ गई, निर्भया हत्याकांड पे वेब सीरीज आ गई, निठारी कैनिबलाइजेशन केस भी होगा। तो हमारे यहाँ बॉलीवुड वाले तेज काम कर रहे हैं। जस्टिस में जब मैं देखता हूं कि अगर आज सारे के सारे जजेस मिलकर सारे केसेस पे हर 1 घंटे में 100 केस सॉल्व करें, सारे जजेस हर 1 घंटे में 100 केस सॉल्व करें, तो भी उनको 35 साल लग जाएंगे खत्म करते करते। आप कह रहे हैं, आप बात करते हैं, आज हम पैसा ही नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद आज भी बजट कम है दूसरे देशों के मुकाबले, और कहते हैं कि जिनके पास है महंगे एडवोकेट, उनकी बात में थोड़ा ज़्यादा वेट। समस्या ये कि ऐसे में गरीब आदमी को इंसाफ मिलेगा कैसे? आपने बताया आप बात करते हैं सीजेआई से, स्टेप्स क्या ले रहे हैं? बहुत कदम हम उठा रहे हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सारा प्रोसेस में डिले होते हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे कि अगर जज आज न्याय देना चाहता है, लेकिन किस बेसिस पे न्याय देगा, उसके लिए एविडेंस कलेक्शन का तरीका, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स का जो अपना चार्जशीट या जो मटेरियल्स देना होता है, विटनेस को लाना, अब ये फिजिकल जो डिस्टेंस होते हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए। मगर हम किसी केस को, हम जिसको कहते हैं कच्चा फैसला, वो तो कर नहीं सकते हैं, न्याय गलत तरीके से नहीं दे सकते हैं। उसके लिए एक विटनेस में सारा प्रोसेस रोक देते हैं। मान लो केस चल रहे हैं, 50 लोग इन्वॉल्व है, एक विटनेस गायब है, केस डेफर हो जाता है। कभी कभी एक मटेरियल चाहिए, जज कहते हैं कि ये सपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, आप दे नहीं सकते, उसके लिए फिर सरकार, एजेंसी या वकील कहते हैं कि हमको समय चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस, इसको ठीक करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन शुरू किया है। अभी जो हाल ही में जो बजट आए हैं 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ का हमने ई कोर्ट्स फेज 3 ये शुरुआत किया है। कोविड के समय कोर्ट क्यों बंद नहीं रहा? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने फेज 2 में, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ फेज 2 को हमने प्राथमिकता दिया। उसमें हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, डिजिटल इक्विपमेंट्स, आपको वाइड एरिया नेटवर्किंग, सारा जो डिजिटल प्रोसेस में जो भी सामान चाहिए वो हमने खड़ा किया। तभी तो इंडियन कोर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा केसेस सुनने वाले कोर्ट्स में से हमारे इंडियन कोर्ट्स बने हैं। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है जल्दी न्याय कैसे दिया जाए। तो वही मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी एक भाग है, दूसरा है रिफॉर्म्स, और जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म्स चाहिए, उस पर अभी मैं बात करूँगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ चेंजेस है जो जुडिशरी को भी, खुद को भी उसमें सहमति देना होगा कि रिफॉर्म्स सिर्फ सरकार के लेवल में नहीं, जुडिशरी में भी खुद को रिफॉर्म्स के पथ पर जाना होगा। आपकी परफॉर्मेंस के लिए जानना चाहते हैं, भारत सुनना चाहेगा आपसे। 68वीं रैंक पे आज हमारा देश, और कभी भी ये टॉप 50 रैंक्स पे देश हमारा नहीं आ सका है।
आज 128 देशों का जब ये एनालिसिस किया जाता है तो हमारे भारत को जस्टिस में बहुत पीछे माना जा रहा है, क्योंकि भारत की जुडिशरी को एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। देखिए, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का झगड़ा चल रहा है, या वो चल सकता है, या उस पर आप लोग के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई उनके साथ आप बैठ के दिन में 2 बार बात भी कर लेते हैं, पर एफिशिएंट बनाना चाहें। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉर्पोरेट स्टाइल में लीड करेंगे, पर आपके इनिशिएटिव्स जानना चाहता हूं, क्योंकि समस्या आज ये है कि जिस दर से सबको इंसाफ की आशा है, उसमें छोटी छोटी समस्याएं लेकर के, जैसे हिंदी और अंग्रेजी वो भी एक भाषा है, तो मैं आज एफिशिएंसी पे पहले बात करूंगा, फिर भाषा पे आता हूं। जुडिशरी ऐसा है कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि संविधान में रेखा खींचा हुआ है जिसको हम लक्ष्मण रेखा मानते हैं। जो न्यायपालिका है उसका अपना क्षेत्र है, कार्यपालिका हमारा अलग क्षेत्र है, फिर हमारा विधायिका है जिसका भी मैं मेंबर हूं, क्योंकि मैं पहले एमपी हूं, बाद में मंत्री हुआ है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मंत्री एमपी होते हैं, तो मैं एक लेजिस्लेचर का भी हिस्सा हूं। तो हमारा कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो तो मैं कर रहा हूं। न्यायपालिका में जो रिफॉर्म्स लाना चाहिए उस पर हम एडवाइस दे सकते हैं। हम आज कोई कदम उठाएगा, अगर न्यायालय कहते हैं कि नहीं ये हस्तक्षेप है, फिर उसको खारिज कर देते हैं। तो इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ और अपने दायरे में सीमित रह करके मैं बोलता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं ब्रीच हूँ, इस देश का विधि और न्याय मंत्री होने के नाते सरकार और जुडिशरी के बीच में एक ब्रिज का काम करता हूँ। मैं झगड़ा नहीं करता हूँ और मैं गलत बात नहीं बोलता हूँ। मीडिया में कभी कभी, और हमारे देश में जो एक ग्रुप है लिबरल लेफ्ट बोलते हैं, लेकिन लिबरल तो है नहीं वो लोग, वो न्यूज़ गलत तरीके से चला के झगड़ा दिखाते हैं, हमारा देश का छवि खराब हो। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जुडिशरी को सिर्फ इज्जत ही नहीं, सम्मान ही नहीं, हम उसका इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए हर संभव कदम भी उठा रहे हैं। चर्चा करते हैं आम आदमी की। आम आदमी आज न्यायालय जा रहा है न्याय लेने के लिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी का और रीजनल लैंग्वेज का कोई प्रावधान छोड़ा ही नहीं गया है। अभी पीछे पटना में वकील ने कहा हाई कोर्ट में हमको अंग्रेजी नहीं आती, और जज ने बोला हिंदी हमको आती नहीं है, हिंदी में बात नहीं करेंगे। पीछे गुजरात के हाई कोर्ट ने बोले कि पत्रकार बोले टॉक इन इंग्लिश ओनली, तो बड़ा समस्या हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज चाइना के अंदर चाइनीज़ में न्याय व्यवस्था है, आज जर्मनी के अंदर जर्मन में है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ जापान में जापानीज़ के अंदर है, इनफैक्ट मेक्सिको में भी स्पेनिश में है। और मैं ये देखता हूँ कि दुनिया को अपनी भाषा भा रही है, आज भी इंडिया अंग्रेज़ों को गुण गा रही है। आपने इस बारे में बात तो करी थी फेवर में, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भाषा की भूल भुलैया है, इंग्लिश बन बैठी आज सबकी मैया है। मैया इसलिए कहता हूं मदर टंग के लिए कहा जाता है, थोड़ा कड़वा ना लगे इसलिए कह भी देता हूं कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज का आपने जब समर्थन किया, परंतु आपका जजेस के साथ कई बार होता है 36 का आंकड़ा, आप कैसे सुलझाएंगे ये वाला माजरा? हर कोर्ट में, भारत के किसी भी राज्य में कोर्ट है, अपना अपना एक रीजनल भाषा है, अपना मातृभाषा है, और लगभग कई राज्यों में हिंदी चलती है। हिंदी हमारा राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो संविधान में लिखा हुआ है। और संविधान ने ये भी कहा कि हिंदी को आगे और आगे ले जाने के लिए प्रचार प्रसार काम सरकार को करना चाहिए। किसी भी देश में मूल रूप से कामकाज अपना मातृभाषा से होना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, पर लेकिन तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी भी इंडिया अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों है कि अंग्रेजी में ही आपको बात करना पड़ता है, जजमेंट भी अंग्रेजी में लिखता है जी। इसमें सबसे जो चोट किसको पहुंचती है? आम आदमी को। जो आम आदमी है जिसको विदेशी भाषा नहीं आता है, तो मोनोपोली हो गया ना। जो अंग्रेजी ज़्यादा बोलता है उसका फीस भी ज़्यादा है, तालियां भी बजती हैं उसको। हमारा पार्लियामेंट में 1-2 मेंबर भी है इंडिया में, अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। और भारत में ये हमारा बहुत ही विडंबना है, जो अंग्रेजी अच्छा बोलता है लोग सोचते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ये जो धारणा है ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है, ये स्लेवरी मेंटेलिटी है, इससे हम दूर रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कह चुका है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट को और कॉलोनियल लेगेसी को हटाना है। हमने 1488 कॉलोनियल समय का जो लॉ है, पुराने लॉ हटा दिया है। जो बचा हुआ कुछ है वो भी हटने वाले हैं। जो भी कानून होगा वो भारतीय कानून होगा और भारतीय नाम भी होगा। तो आप खंडन करते हैं अंग्रेजी का? मैं अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है, किसी को किसी भी भाषा सीखने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। भाषा सीखने में अच्छी बात है, लेकिन सोचो अपने मातृभाषा में। और भारतीय कोर्ट में अगर डिबेट डिस्कशन अपना आर्गुमेंट सारा चीज़ अपना कन्वीनियंट हिसाब से, जो भाषा में आप कन्वीनियंट है उस भाषा में करेंगे,
तो ट्रांसलेशन की व्यवस्था है आज के दिन में, टेक्नोलॉजी आ गया है, इंस्टेंट ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी का जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भी हम लोग इस पे एक मत है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए और रीजनल भाषा में अगर कंडक्ट हो सकते हैं, लोअर कोर्ट में तो होते हैं, हाई कोर्ट में भी जहाँ हो सके आगे चल करके हम पुश करेंगे कि रीजनल भाषा में किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो भी मदद चाहिए सरकार देंगे। और विदेशी भाषा का हम विरोध नहीं करते हैं, हम अपना मातृभाषा को प्रेम करते हैं। न्याय का मतलब है नया आए। अब किरण जी आए तो नया क्या आए? यहाँ पर खैर आपकी क्रिटिसिज्म भी हुआ है लॉ मिनिस्टर बनने के बाद में, वहां तो आपकी खूब वाहवाही थी। आपके लिए पर्सनल फेवरेट क्या है, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? आप अपने प्रदेश को तेजी से प्रगति का रास्ता दिखा सकते थे मुख्यमंत्री बनकर। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि आपका सीएम बन को छोड़ देना उस पद को, वो आपके लिए ठीक था, गलत था? किरण जी, आपको रेवोल्यूशनरी माना जाता है, इसमें तो मैं पॉलिटिकल बात नहीं कहूँगा, पर्सनल लीडरशिप, पढ़े लिखे हैं आप, सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का फेस है। मेरा प्रश्न थोड़ा स्पेसिफिक है, न्याय का मतलब है नया आए। अब किरण जी आए तो नया क्या आए? मेरा क्वेश्चन ये है कि न्याय करने वाले कम है हमारे देश में। समस्या ये है कि जजमेंट तो सब दे रहे हैं पर जजेस अवेलेबल नहीं है, जो एक्चुअल जज को जजमेंट देना चाहिए था। आज मेरी लोएस्ट रैंक चल रही है मेरे भारत की, नंबर ऑफ जजेस पर 1 मिलियन में। आप देखिए ना, यूएस में हर 10 लाख पे 150 जजेस हैं, यूके में आज 147 जज हैं, हमारे यहाँ 15 जज हैं। समस्या ये है कि वहाँ पे 5 महीने के अंदर जजमेंट आता है यूएस में, हमारे यहाँ 5 साल में आता है। वहाँ मैं कहूँगा कि एक सरकार है जो करप्शन के ऊपर बनी थी अभी रिसेंटली, करप्शन, भ्रष्टाचार खूब चर्चा किया उस सरकार ने। मेरा ऐसा मानना है, जब जजेस बढ़ेंगे, जब कोर्ट्स बढ़ेंगे, जब लॉ फैकल्टी जैसे इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे, जब आप ज़्यादा कोर्ट ला पाएंगे, जब आप फास्ट ट्रैक कोर्ट ला पाएंगे, जब आप बिजनेस लॉ की पढ़ाई करा पाएंगे, तब मुझे लगता है कि शायद भ्रष्टाचार कम होगा। आज मैं ये देख पा रहा हूँ कि कोई टाइमलाइन की कमी है, प्रोसीजरल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं। मैं देख पाता हूँ कि कोर्ट थ्रू आउट द ईयर नहीं चलता, गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, बारिशों की छुट्टी, वेकेशन सबसे ज़्यादा आज इस समय जजेस को मिल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि आज अगर हर चीज़ 24 घंटे मिल रही है, आज इलाज, हॉस्पिटल, मेडिकल, एम्बुलेंस, सब कुछ, तो न्याय 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकता? क्या कोई तरीका नहीं है कि 24 घंटे न्यायालय चल सके और फास्ट ट्रैक पे सब चीज़ें सॉल्व कर सकें? आप चिप्स बिस्किट जिस तरह से आ रहा है, मैं तो इतना आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आज, और सबके सामने पूछना चाहता हूँ कि आज आपकी लीडरशिप में क्या नया आए ताकि सबको मिले न्याय। बहुत अच्छे सवाल, कई सारे मुद्दे आपने एक साथ पैकेज के हिसाब से रखा है। सबसे पहले तो जो रेशियो वाला बात है, हम किसी देश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक देश है जिसका पॉपुलेशन 6000 है और वहाँ 12 MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो रेशियो तो कम होगा। अब हमारा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश में है, अब 140 करोड़ है, तो रेशियो के तौर पर सब ऐसा होगा। एक पुलिस, कितने हज़ारों में एक पुलिसमैन होते हैं, कितने हज़ारों में एक डॉक्टर होते हैं, वो रेशियो अलग ही होगा, वो देश का साइज से बनता है। दूसरा जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा कि हमारा जो चैलेंजेस है, हमारा सरकार और जुडिशरी के पास जो आज चैलेंजेस है, उसको कैसे ठीक किया जाए, जो न्याय प्रणाली है उसको कैसे ठीक किया जाए। ये जो प्रोसीड्यूरल इश्यूज से लेकर के लोगों तक तो कैसे आज हम लोग न्याय लेके जाए, सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ। हमने लीगल सर्विस और आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कोर्ट्स में ही सिर्फ न्याय नहीं मिलना है, न्याय ज़मीन में जाकर के भी न्याय देना चाहिए। हमने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी शुरू जो किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो उसका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनते हैं, और मैं खुद कानून मंत्री, हम लोग मिल करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के सारे जजेस, बीच बीच में हम लोग जाते हैं ग्राउंड में, वही लोग अदालत लगाते हैं, वही ऑन द स्पॉट हियरिंग होते हैं, वही फैसला होते हैं। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, लीगल अवेयरनेस, हमने एक पैनल लॉयर बनाया है कि गरीब आदमी को लीगल कंसल्टेशन के लिए जो फीस देना नहीं पड़ेगा। अभी जो हमारा लीगल सर्विस कैंपेन देश भर में चल रहा है, उससे क्या होता है, जैसे एक गरीब आदमी है, उसको इसलिए न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि वो वकील एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो हम दे रहे हैं।
ये हम लोग नई शुरुआत किया, अभी तो किसी को फीस देने का जरूरत भी नहीं है। लीगल कंसल्टेशन, न्याय बंधु नाम के जो स्कीम है टेलीलॉ के तहत, तो टेलीलॉ मतलब हम लोग डिस्टेंस से भी हम उसको न्याय का एडवाइस देते हैं। तो कंसल्टेशन सर्विस, ये जो सारा कंसेप्ट, ये प्रो बोनो जिसको बोलते हैं, फ्री लीगल एड, वो चला रहे। दूसरे जो इंपॉर्टेंट बात आपने बताया जी, पैसे का वजह से लोग गलत तरीके से जैसे इस्तेमाल करते हैं और ये भी मानते हैं कि बड़ा वकील है, बड़ा पैसा लेता है और वही न्याय दिला सकता है। ये जो परसेप्शन है इसको भी ख़त्म करना है। मैंने जिस दिन से इस देश का कानून मंत्री बना है उसी दिन से प्रधानमंत्री जी का सोच को आगे लेके हमने क्लियरली बता दिया है कि इस देश में हर एक नागरिक को बराबर न्याय देने के लिए वकीलों में और जजों के बीच में भी एक सहमति बनना पड़ेगा कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसको प्रेफरेंस क्यों। मान लो न्यूज़पेपर में आज बहुत चर्चा हो रहा है, उसको मेंशन तुरंत हो जाता है कोर्ट्स में, और कोई 30,000 आप कह रहे हैं कि 30 साल 20 साल केसेस पेंडिंग है, वो उसका चर्चा कोई नहीं कर रहा है, इसलिए जजेस भी उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि केसेस पॉपुलर हो ना हो, फेमस हो ना हो, इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। किरण जी, आपका इंटेंट अच्छा है, आप बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सबको मिलना चाहिए। मेरा यहाँ पे एक बड़ा मुद्दाई सवाल ये है कि इंडिया में प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, एक आदमी का एवरेज वर्किंग आवर, इसको पकड़िएगा किरण जी, कि वो 45 घंटे ईयरली एवरेज वर्किंग आवर आता है हफ्ते का। हमारे यहाँ जजेस का एक हफ्ते में एवरेज वर्किंग आवर 25 घंटे आ रहा है। छुट्टी इतनी मिल जाती है उनको। छुट्टियों के बारे में क्योंकि मैं पूरा खोल के बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि कानून मंत्री जजेस के ऊपर में अटैक कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं लगने देने के लिए आपको एक मिडिल ग्राउंड बना करके बता रहा हूँ। जजों को छुट्टियाँ क्यों चाहिए? क्योंकि एक दिन में 50-60 केसेस देखते हैं, हियरिंग करते हैं, फिर घर में जाके जजमेंट लिखते हैं। तो जजेस भी तो इंसान है, तो उनको मेंटल प्रेशर रहेगा। तो लगातार 3-4 महीने काम करने के बाद उसको कोई हॉलीडे जाता है तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। तो मैं हॉलीडे जो होते हैं जजों का, उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। हमारा देश में जितने भी जजेस होते हैं, आधा समय उसको प्रशासनिक काम में अपना समय देना पड़ता है। कोई ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट करना है, उसका भी कमिटी को एक जज हेड करते हैं। कोई एक तो यहाँ केसेस हो गया, सरकार ने रेफर कर दिया, जुडिशल कमीशन बना दिया, उसका भी हेड जज करते हैं। कोर्ट्स के अंदर में ई कमेटी होते हैं, टेक्नोलॉजी कमेटी होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कमेटी होते हैं। तो आधा समय जजों का समय एडमिनिस्ट्रेशन में लग जाते हैं। और फिर ये जो अपॉइंटमेंट जो विषय जिसको लेकर के सबसे बड़ा विषय बनता है कि अगले जज कौन बनना चाहिए, दुनिया में कहीं भी जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं करते। जजों का अपॉइंटमेंट एक प्रोसेस से होते हैं, जज इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। भारत ही एक ऐसा देश है जहां जज लोग बैठ करके अगले जज कौन होना चाहिए वो तय करते हैं, तो उसमें पूरा समय बर्बाद होता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जजेस के बीच में नेपोटिज्म है? अपने गांव का जज अपने रिश्तेदार जज लगाना चाहते हैं? तो व्यवस्था ही ऐसे बनाया कि जिसको जानता है उसी को रिकमेंड करेगा, जिसको नहीं जानते हैं वो तो रिकमेंड नहीं करेंगे। इसी को ही तो मैं बता रहा हूँ। आप क्या कहते हैं, कब तक बदलेंगे इस व्यवस्था को आप? अभी हम आपका साथ में बोल देंगे कि ये करने वाले हैं तो आग लग जाएगा बाहर में। तो ये ऐसा विषय है, जजेस अपॉइंटमेंट इतना कंट्रोवर्शियल सेंसिटिव मैटर है कि इसको लेकर के बहस छेड़ा हुआ है। लेकिन आपको विवेक जी मैं एक बात जरूर बता के जाऊंगा आज कि संविधान से देश चलना चाहिए। संविधान में तो अभी भी लिखा है कि जजेस का अपॉइंटमेंट सरकार ही करना चाहिए। संविधान में ये लिखा है कि राष्ट्रपति जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करने के बाद। आप अपनी बात को इतनी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद आप पहले लॉ मिनिस्टर रहे होंगे। आपने वकालत की प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन आप जानते हैं कि वकालत में होता क्या है, और जजेस के सामने आप खुल के बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज में रहना क्या इसलिए कि आप सिद्धांत को आगे रखना चाहते हैं, या इसलिए कि आप एक अच्छे पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिकॉल वाले एक मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को भी एक ब्रांड की तरह रखना चाहते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। मेरा सोचना बहुत ही
साफ है। मैं तो वकील तो हूँ नहीं, मैंने कोर्ट का दरवाज़ा नहीं देखा, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, मैं किसी गुटबाजी का नहीं हूँ। मोदी जी ने मुझे इस देश का कानून मंत्री बनाया और मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन रख करके तो बनाया होगा। मुझे वही काम करना है जो देश हित में है और प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस के साथ। मैं किसी को खुश करने के लिए कोई बात नहीं बोल सकता हूँ और नकली बात मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं नकली सोचता नहीं हूँ। जो मैं हूँ वही मैं दिखता हूँ, वही मैं बोलता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे समय में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, ऐसा नेता तो बार बार देश को मिलता नहीं है। तो अब हमारा समय आ गया है, अब देश आगे बढ़ रहा है, तो जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स होना चाहिए। मैं ये देखता हूं कि आप बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट पे अभी आपने आज भी सवाल उठाया। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। पिछली दफ़ा आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, आप तो जानते हैं क्रिकेट खेलते वक्त क्रीज के बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो स्टंप आउट हो जाएंगे। तो आपने कहा तो है कि दोनों की अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा है, पर क्या आप कई बार क्रीज से बाहर आकर के शॉट मारने में लग जाते हैं, लक्ष्मण रेखा पार भी कर जाते हैं? क्योंकि इस पे चर्चा किसी और कानून मंत्री के साथ नहीं हुई जितनी आपके साथ हो रही है। वो ऐसा है कि नाम जो भी तय करते हैं वो जजेस लोग करते हैं, अगले जजेस कौन बनना चाहिए, लेकिन अभी भी अपॉइंटमेंट तो सरकार का कलम से होता है। तो जब मेरे पास कोई मान लो बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद, 25 नाम आया अगले जज, क्योंकि रिटायरमेंट होते रहते हैं, तो मैं हर 2 महीने में कम से कम लगभग 50-100 जजेस अपॉइंट करते हैं। जब नाम हमारे पास आता है तो हम तो उसको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, कौन सही है कौन गलत है। हमारे पास रिपोर्ट्स है, जजेस के पास तो व्यवस्था नहीं ना, सरकार के पास है इंटेलिजेंस इनपुट्स और इनपुट डिपार्टमेंटल इनपुट्स, सारा खबर लेकर के फिर हम तय करते हैं कि ये जज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो हम जब ये करते हैं फिर हम अपने हिसाब से नाम तय करते हैं कि ये सब ठीक है। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है फिर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि सरकार के ये पक्ष से हम मंजूर है, ये वाला हमारा सोच के अनुसार नहीं है करके वो चलते रहेगा। तो लोकतंत्र में थोड़ा थोड़ा विवाद जो है वो उसको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा मतभेद होता है, लेकिन उसको झगड़ा कॉन्फ्रंटेशन का रूप देना वो सही नहीं है। तो अभी हम भी रोल प्ले करते हैं, लेकिन नाम हम तय नहीं कर सकते हैं, नाम जुडिशरी ही तय करते हैं। लेकिन इसको मैं नहीं मानता हूं कि मैं अपने दायरे से बाहर जाकर के बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं अपना क्रीज पे हूं। आप हंसराज कॉलेज की तरफ आपके जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे आप स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थे और डीयू से आपने बाद में आगे चल के कानून की पढ़ाई करी, होम मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री। फिट इंडिया मूवमेंट पे आपने काम किया, खेलो फिट इंडिया मूवमेंट पे आपने स्पोर्ट्स का बजट भी बढ़ाया, सब लोग जानते हैं। मेरे फुटबॉल कोच पर्सनली मुझे बता रहे थे कि जब आप जिस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे तो काम दिखने लगा था, अचानक दिखने लगा कि भाई बजट प्राइस सब बढ़ गया। और आपने पैरा एथलीट्स को भी काफ़ी सपोर्ट किया आपने आगे चल के। आपके कई वीडियो भी वायरल हो, पुशअप मार रहे हैं आप कभी कभी, हाँ आज भी आप वर्कआउट करते हैं, आपने टेबल टेनिस के वीडियो दिख रहे हैं आपके। तो अब आप लॉ मिनिस्टर बने हैं। मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर खैर आपकी क्रिटिसिज्म भी हुआ है लॉ मिनिस्टर बनने के बाद में, वहाँ तो आपकी खूब वाहवाही थी, आप एक डिसिप्लिन पार्टी वर्कर हैं। मेरा आपसे सवाल है कि स्पोर्ट्स के बाद आपने जो कानून के हाथ पकड़े हैं, आपके लिए पर्सनल फेवरेट क्या है, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? खेल मंत्रालय बहुत ही वहाँ हर चीज़ ग्लैमरस है, तो खेल मंत्रालय ग्लैमरस मिनिस्ट्री है और लॉ मिनिस्ट्री बहुत लेबोरस मिनिस्ट्री है और सेंसिटिव भी है। यहाँ दिखता नहीं है जी। सब कुछ कागजी में होता है, वहाँ फील्ड में होता है। तो ऐसा में तुलना करना आसान नहीं है। यहाँ मैं अपना पूरा टाइम दे के जितना काम करता हूँ वो दिखता नहीं है, खेल मंत्रालय में जितना मैं काम करता था वो दिखता था। तो वहाँ थोड़ा सा मस्ती भी था, यहाँ सीरियसनेस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो जिम्मेदारी मिलता है तो मुझे तो दिल लगा के काम करना है, इसलिए मैं ज़्यादा फेवरेट हिसाब से किसी मंत्रालय को मैं नहीं कह सकता। यूपी में देखें, वहाँ दिख बहुत कुछ रहा है आजकल। वहाँ पे आपकी एक सरकार चल रही है, यूपी की जो राज्य सरकार है, बड़ी पॉपुलर और बड़ी दबंग सरकार है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सलमान खान से इंस्पायर्ड है सरकार। एक मूवी आई थी गर्व, वो गर्व मूवी में ऑन द स्पॉट सब कुछ न्याय तुरंत दिया जाता है। दूसरा पक्ष कहता है कि एक या तो भाई कोर्ट रूम और ये करते हैं ढिशुम ढिशुम, तो ये कोर्ट रूम नहीं आगे बढ़ने देते, इसलिए वो कहते हैं बुलडोजर कल्चर वर्सेस प्रोसीजर। अब आप कानून मंत्री हैं, आप बात करते हैं प्रोसीजर की,
और वहाँ बात होती है बुलडोज़र की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इनका ऐसा भी मानना है कि 800 क्रिमिनल चुपचाप आके सरेंडर कर गए। यूपी में अगर कोई क्रिमिनल होगा तो या तो दूसरे राज्य में भाग जाएगा या आके सरेंडर कर देगा। इतना डर लग रहा है वहाँ बुलडोज़र से। 183 क्रिमिनल्स को मार भी गिराया गया। पर कानून मंत्री इस पर क्या कहना चाहते हैं, बुलडोज़र या प्रोसीजर? देखिए, बुलडोज़र जो चला रहे हैं वो भी प्रोसीड्योर के तहत ही चलाते हैं। उस पर सिस्टम है, ऑर्डर पास करते हैं और उसके बाद में लॉ होते हैं, उसका प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कानून का डर और कानून के प्रति इज्जत ये होना ही चाहिए। अब कानून को हम नहीं मानेंगे, कानून को इज्जत नहीं करेंगे, समाज नहीं चल सकता है। पहले के समय में मैं इतना कह सकता हूँ, यूपी में मैं तो कई सालों से राजनीति में हूँ। पहले तो आम आदमी को अपना सिक्योरिटी का गारंटी नहीं था उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी आज का हाल आप देखते हैं। वो क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत कमज़ोर था, इसलिए पुलिस और प्रशासन मजबूत होना देश के लिए, समाज के लिए अनिवार्य है। लेकिन उसका इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से नहीं, कानूनी प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो कायम किया है, ये उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए एक मिसाल है और अच्छा काम कर रहा है। कठोर कहूँ तो इसको कहा जाता है ईमानदारी और कानूनी वाली गुंडागर्दी, कि आपको तुरंत एक्शन मैन बन जाए। क्या आज से पहले चलता था प्रोसेस, सिस्टम, प्रोसेस, पॉलिसी, प्रोसीजर, फैक्ट, डिटेल, तारीख, सब। अब चलता है एक्शन। पता नहीं चलता कि कैसे एनकाउंटर हो जाता है। तो आप इस बुलडोजर और एनकाउंटर का समर्थन करते हैं? ये समर्थन का विषय ही नहीं है। अगर कोई पुलिस अपना कार्रवाई करते हैं, कानूनी तहत कार्रवाई करते हैं, तो उसको सवाल नहीं उठाना चाहिए। सवाल तभी उठाना चाहिए जब गैर कानूनी तरीके से काम करता है। आज उत्तर प्रदेश में अगर लोग खुश हैं, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, वो इसीलिए कि सरकार प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं। तो लोग वही तो चाहेंगे। लोकतंत्र में लोग अच्छा लगेगा, लोग खुश हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि सब कुछ व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है। 51 साल के हो गए, अभी भी आप बहुत फिट लगते हैं, स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं। एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। पीछे आपको अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आपका होम स्टेट रहा है, वेस्ट कामेंग से आप आते हैं, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट, उसकी आपने बहुत तारीफ करी। पीछे 330 गांव में लगभग वहाँ 254 के अंदर 4G टावर लग गए, आपने उसकी भी बहुत तारीफ करी। आपको चेहरा माना जाता है। 2016 में आपको मौका मिला था वहाँ मुख्यमंत्री बनने का। आप अपने प्रदेश को तेजी से प्रगति का रास्ता दिखा सकते थे मुख्यमंत्री बनके। ऐसे देखा जाए तो आपकी पार्टी से उमा भारती जी, जब उनको मौका लगा, या योगी आदित्यनाथ जी को, राजनाथ सिंह जी को, या सुषमा स्वराज जी को, या वसुंधरा राजे जी को, सब मुख्यमंत्री बनना पसंद करते हैं। आपने उसको छोड़ा। आप मानते हैं कि, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि आपका सीएम बन को छोड़ देना, उस पद को, वो आपके लिए ठीक था, गलत था? क्योंकि आपके पर्सनल जीवन का जो संविधान है, क्या आप उसमें आगे चल के कोई अमेंडमेंट करना चाहेंगे कि नहीं, मैंने गलती करी, मैंने इसको छोड़ दिया, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? नहीं, मेरा कोई इच्छा नहीं है इस तरह के। पार्टी का इच्छा से हम लोग चलता है। 2009 में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया था कि मुझे वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा के हिसाब से उतारा जाए। उसी समय मैंने अपना, उस समय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, तो मैंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से दिल्ली में रहूँगा। उसके बाद से मैंने अपना कोई इच्छा जताया ही नहीं है। 2016 में जब हमारा फिर सरकार बनी, तब भी मैंने इस बात को सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ मंत्री हूँ। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक कल्चर है, मेरा पद, मेरा जिम्मेदारी खुद तय नहीं करते हैं, पार्टी तय करते हैं। तो इसमें सोचना ही गलत बात है कि मैं ये बनना चाहता हूँ या वो पद चाहिए। मेरा कोई इस तरह का मंशा नहीं है। आप रहते दिल्ली में, लेकिन दिल आपका फिर भी नॉर्थ ईस्ट में रहता है। वो मेरा कैपिटल, मेरा जो राजधानी, मेरा जो गांव, उसमें संपर्क तो आपको रहेंगे ना। ये देश का राजधानी है, लेकिन मेरा काम का राजधानी तो, मेरा पॉलिटिकल सेंटर तो अरुणाचल है। तो वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के लोग मुझे इलेक्ट करते हैं, तो वो तो टच में तो रहेंगे। आपके अंदर ना एक यूथफुलनेस मैंने ऑब्जर्व करी। आपसे मिलने से पहले मैं चेक कर रहा था कि एक वीडियो जिसमें आप गाना गा रहे हैं, तेरे जैसा यार कहाँ, और नाच भी रहे हैं। हाँ। और 35 पुशअप लगा रहे हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया
तेरा मेरा अफसाना। और मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी आपकी तारीफ कर रहे हैं गाना गाते वक्त, सीजीआई भी तारीफ कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कैसे हैं आपके असली वाले मिजाज, या जानकर करते हैं ताकि छाए रहे आपके ये अंदाज? मेरा ज़िंदगी ऐसा है, हम लोग तो इतना दूर दराज से आते हैं। मैं अपना छवि, अपना सोच को बदल नहीं सकता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मैं बदल नहीं सकते हैं। काम काज करने का अंदाज, तरीका बदलते हैं क्योंकि मेरा नेतृत्व, मेरा पार्टी जो चाहेगा हम वैसे करेगा, लेकिन अपना जीने का जो शैली है वो बदल नहीं सकता। अगर बदल गया तो फिर मैं ही खुद नहीं रहा। अब आपसे हम एक शब्द या एक लाइन का उत्तर चाहेंगे। हम रैपिड फायर में आपको ले जा रहे हैं। अच्छा, पहला प्रश्न, अब तक का आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है? नरेंद्र मोदी जी। आप कर्म भूमि अपनी किसको मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश या न्यू दिल्ली? मेरा पूरा भारत देश ही मेरा कर्म भूमि है। आप जस्टिस डिलेट पे पूछना चाहता हूं कि डिलीवरी ऑफ जस्टिस बहुत स्लो है इंडिया में, आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूँ। किस ऑपोजिशन लीडर के बारे में आपकी पार्टी में चाय पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है? हम लोग अपोजिशन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई नाम कभी कभी आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी एक स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है या एक लीनियंट लीडर है? ये अच्छा गाइड है। ऑफिस में जब कोई अच्छा काम नहीं करे तो सीनियर उसकी क्लास लगा देता है। क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी किरण जी आपकी भी क्लास लगाई है? मेरा नहीं, सबका लगता है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, आपको क्या लगता है दोनों में से ज्यादा पोटेंशियल किसमें है? पोटेंशियल तो दोनों में है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है। क्या सुपर फिट किरण रिजिजू कभी 6 पैक ऐप बनाने की भी सोची थी? अपने हिसाब से जितना हूँ उतना ही मैं अपने आप को ठीक मानता हूँ, इससे आगे नहीं। भारत के लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट कौन हो सकता है, पाकिस्तान या चाइना? भारत तो इस तरीके से तो सोचता नहीं कि कोई हमारा दुश्मन है, लेकिन कोई मुकाबला करना चाहते हैं तो भारत भी तैयार रहते हैं। आपके हिसाब से भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। आपके हिसाब से अब तक के भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सबसे कम समय जो प्रधानमंत्री है तो उसको काम करने का मौका नहीं मिला तो कमजोर माना जाएगा। अगर आपको इंडियन जुडिशरी में एक चीज बदलने का मौका मिले, केवल एक, तो वो क्या होगी? जुडिशरी का अंदर में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फिट कौन है, आप, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी? फिट तो सब है, फिजिकली राहुल गांधी बहुत फिट है, लेकिन मेंटली तो मैं कह नहीं सकता हूँ। 2024 के इलेक्शन में अगर आपकी सरकार को अगर खतरा होगा तो किससे हो सकता है, केजरीवाल, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? हम किसी के खतरों से अपना पैमाना नहीं रखते हैं। मोदी जी के नेतृत्व ही हमारा ताकत है। अगर आप नेता नहीं होते पर्सनली किरण जी, तो क्या आप खिलाड़ी होते या वकील या कुछ और? मैं समाज सेवक हूँ। राजनीति में सबसे अच्छी बात किसको मानते हैं आप? राजनीति में हर समय लोगों का बीच में रहने का मौका मिलता है। राजनीति में सबसे बुरी बात किसको मानते हैं हम? एक दूसरे के प्रति गाला गाली या जो आप विरोध में काम करना पड़ता है, ये सही नहीं है। अब तक किरण जी को सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? कि मैं इस देश का पहला ट्राइबल लॉ मिनिस्टर बना है। किरण रिजिजू जो बड़े शांत दिखते हैं, आपको गुस्सा कब आता है? नहीं, गुस्सा नहीं आता है। जब कोई हमारा देश को गाली देगा तब गुस्सा आता है। मोदी जी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? एक तरफ देश के लिए जिस तरीके से काम करता है वो तो है ही, लेकिन अपने कलीग्स, अपने लोगों को ध्यान रखता है सबके लिए, वो मुझे अच्छा लगता है। बहुत खूब। सोशल वर्कर, स्पोर्ट्समैन, लॉ के स्टूडेंट या पॉलिटिशियन, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको किससे मिला? पॉलिटिशियन। एक लाइन में, अगर किसी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? राष्ट्र सेवा पॉलिटिक्स के माध्यम से और अच्छा कर सकते हैं। बहुत खूब। किरण जी, जज ने बोला ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आपने कहा गलत करने से और डर और बहुत डर। ये आप डर पैदा करना चाहते हैं, एफिशिएंसी लाना चाहते हैं। सच की अहमियत बड़ी है, फिर भी झूठ ज़्यादा बिकता है। आज आपको देखकर पता चला हमारे देश का न्याय थोड़ा कैसा दिखता है। कभी सोचा नहीं था कि जजेस की लाइफ में इतना स्ट्रेस होगा, जो आज आपने समझाया। कैसे आपने उनके साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाया। समाज की नॉइज़ के लिए आपकी वॉइस का होना बहुत जरूरी है। कानून के लंबे हाथों में आपका हाथ इसी तरह सदैव बना रहे। इस मंच पर आने के लिए, इसकी गरिमा को और बढ़ाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा पिछली आपके समय में खेल में आप कानून के नियम लेकर के आए, और इस बार कानून को कोई
खेल ना समझ बैठे, इस पे आप लगातार काम करते रहें और आप और आगे काम करें। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया, और अगर पसंद आया तो फिर शेयर करना बनता है। और अब आ गया एक और बड़ा बुधवार, फिर लौटेंगे एक नए मेहमान के साथ जिन्होंने भारत को बड़ा भारत बनाया है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देते रहिए, हम आपसे मिलवाते रहेंगे ऐसे सभी लोगों से जिन्होंने भारत को बड़ा भारत बनाया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, आपका विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा। और बिना किसी टेंशन के आपसे जो कुछ क्षण यहाँ आपके स्टूडियो में आने का मुझे मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद।